अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। 6 जजेस के खत वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत आज खुद नोटिस ले लिया है और इसके लिए एक बेंच तश्कील पा गया है। ये 7 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे होंगे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ज़ेरे सरबराही 7 रुकनी बेंच बुध यानी 3 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। इस खबर के कुछ ही देर बाद ही मालूम हुआ कि तसद्दुक हुसैन जिलानी ने भी कमीशन और TORs पर सवालात उठाए थे और कमीशन की सरबराही से माजरत करनी और इस हवाले से एक खत शहबाज शरीफ को भेज दिया है। साबिक चीफ जस्टिस ने खत में वजीर आजम, काबीना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि मैंने 6 जज के लिखे गए खत और काबीना की जानिब से मंजूर करदा TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के साथ मुतल्लिका आर्टिकल 209 को देखा है। जजेस ने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया है, लिहाजा ये अदालती वक़ार की खिलाफ वर्जी होगी कि ऐसे मामले की इंक्वायरी करूं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है। उन्होंने ये भी कहा कि खत में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिक्र ही नहीं है। ये खत पैरामीटर 209 के दायरा कार में आता ही नहीं है। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का खत अपनी जगह, लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इससे कबल जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कमीशन में अपना नाम अनाउंस होने के एक से ज़्यादा मीडिया इदारों से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की थी कि उन्होंने कमीशन की TORs पढ़े हैं, जिसके बाद उन्होंने कमीशन की सरबराही की हामी भरी है। उनसे मनसूब ये बयान भी ज़ेरे गर्दिश रहा है कि ईद के फौरी बाद ये कमीशन अपना काम बाकायदा शुरू कर देगा, लेकिन आज का एक उनकी जानिब से आज ये कमीशन की सरबराही से इनकार किया जाना बाइसे हैरत है। यहाँ एक खदशा ये भी है कि वक्त से पहले उनके नाम पर एतराज़ उठाए जाने और वकला के रिस्पॉन्स के बाद जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी मजबूर हुए कि वो इस सारे मामले से खुद को दूर रखेंगे, क्योंकि कल के खत के बाद आज लाहौर में होने वाले कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ और खासकर साबिक सदर आरिफ अलवी ने खूब शोला बयानी की। इस हवाले से क्या मंजर, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाता है। पर ये 6 जजेस खड़े हुए हैं, वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद ये है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, वो बुनियाद ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, और कितना जुल्म है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये गीबत सबसे बड़ी गीबत है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें रिकॉर्ड होती हैं। मैं हमेशा इसके खिलाफ था। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त मुल्क के मुमताज़ माहिर कानून शाह खावर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाह खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज एक इंतहाई गैर मामूली दिन था। पहले गैर मुतवक्के अंदाज में सोमोटो नोटिस, फिर खत भी सामने आ गया जिसमें तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने खुद को रिक्यूज़ किया है। आप वकला की तरफ से दबाव डाला जा रहा था, कुछ लीगल फ्रेटर्निटी, इवन कोर्ट के अंदर से आवाज़ आ रही थी कि इसके ऊपर सोमोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर ये बेंच तश्कील देना चाहिए। तो आपको लगता है कि रेक्टिफिकेशन हो गई उस सारे मामले की जो डिमांड की जा रही थी? मेरा ख्याल हो गई, क्योंकि आज भी वकला का कन्वेंशन हुआ, उसमें भी उन्होंने डिमांड की। उससे पहले भी कंसिस्टेंटली जो है ये मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से ये बात सामने आ रही थी। जो कुछ अभी तक हुआ 25 के बाद, देखें 26 को जो है वो इस लेटर को मुश्तहर किया गया। उसके बाद फिर एक फुल कोर्ट इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो उसका कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। उससे अगले दिन वजीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई। उसके बाद फिर फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसके बाद एक एलामिया जारी किया गया कि वो वजीर आज़म के साथ मुलाकात में जो कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017 के तहत जो कमीशन बनाने की उन्होंने तायद की। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर ये करना था तो ये पहले कर दिया जाता 26 तारीख को ही, ताकि इसमें जितने भी तजादात और जितनी कंट्रोवर्सी सामने आई है ये ना आती। अब उसमें ये हुआ कि अभी एक 1 मैन कमीशन का भी नोटिफिकेशन हो गया और फिर वो तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं उन्होंने भी अपने आप को रिक्यूज कर लिया। तो इससे बहुत सारी चीज़ों ने मजीद जो है वो पेचीदगियाँ पैदा की हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि ये कंसिस्टेंट डिमांड थी कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ये ज्यूरिसडिक्शन अस्यूम करे, तो अब यहाँ पे उस हद तक तो कंट्रोवर्सीज जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। अब चूंकि इस पे 7 रुकनी बेंच बन चुका है, बुध को इसकी समाअत होगी, तो अब उसके आउटकम का इंतजार करें। लेकिन उसके साथ साथ आज फिर इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि ये 7 रुकनी बेंच क्यों है, ये फुल कोर्ट क्यों नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उनके जहन में ये बात जो है पेश नजर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023
जो है वो नाफिज हो चुका है। उसमें एक तो चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात थे सुओ मोटो के, वो अब 3 जजेस पर जो है कमेटी पर हो चुके हैं, मुनकसिम हो चुके हैं। और उसके बाद कोई भी डिसीजन जो आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट लेगी, उसमें एक राइट ऑफ अपील भी दे दिया गया है। तो जब एक इंट्रा कोर्ट अपील का राइट है, तो अगर 7 रुकनी बेंच से ज्यादा अगर तादाद हो, तो उसके फैसले के खिलाफ कोई भी फरीक अगर उस पर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करना चाहे, तो फिर इतनी मुजवजा तादाद जो चाहिए है वो नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस हैं। तो 7 का बेंच इसलिए है कि अगर इससे कोई इख्तलाफ भी करे इसकी जजमेंट से, तो वो फिर इसकी एपेलेट कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपील में 8 जजेस कम अज कम मैसर होंगे, जो कि इस फैसले के बारे में कोई भी दिस वे और दैट वे उसको डिसाइड कर सकते हैं। ये बड़ा अहम कानूनी नुकता है सर, जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। देखिए, ऊपर तले 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का रिक्यूज करना 1 मैन कमीशन से, और दूसरा सो मोटो जुरिस्डिक्शन के तहत 7 रुकनी बेंच बन जाना। अब जो पहले इंक्वायरी कमीशन बना था, उसमें लगे रहा था कि जैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेम पेज पे है। अब अगर तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने रिक्यूज किया है, तो एग्जीक्यूटिव का तो अभी माइंड सामने नहीं आया कि वो सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। अब ये भी तो हो सकता था कि वो एक रिटायर्ड जज रिक्यूज कर रहा है, तो किसी दूसरे रिटायर्ड जज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते। और क्या ऐसा मुमकिनात में से है? और क्या अब जब ये सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज हुई है, तो इसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेम पेज पर नहीं है? देखिए, अब चूंकि ये जो सुओ मोटो एक्शन हुआ है, ये आर्टिकल 184 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हुआ है, क्योंकि ये एक बालादस्त जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। उसके मुकाबले में पैरेलली मैं नहीं समझता कि कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट के तहत वो कमीशन जो पहले भी अगर वो जारी भी रहता तो वो काम कर सकता। उसकी वजह यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर की कॉग्निजेंस ले ली है, तो फिर उसका फिर कमीशन को इंतजार करना है, या उसको जो है उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली स्टे हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि अभी ये एक यहाँ पे एक और जो गौरतलब बात ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में बहुत सारे ऐसे फैसले भी मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एज ए तहकीकाती इदारा काम नहीं कर सकती, उसमें शहादतें इकट्ठी नहीं कर सकती। इसके पहले भी जो कमीशन बने, वो जो जुडिशल कमीशंस, वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे या किसी कानून के तहत बने। तो उसमें चूंकि ये प्रोसीडिंग्स जो हैं, इसमें 6 जज साहिबान जो हैं, उनकी जो बड़ी सीरियस किस्म की शिकायत हैं उनको भी सुनना है, फिर उसके जिनके खिलाफ शिकायत है उनको भी सुनना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस चीज को जो है वो ममानियत करती है कि वो ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जैसे मेमो गेट कमीशन था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 184 के तहत दरखास्तें एक्सेप्ट की, लेकिन उनकी तहकीक के लिए उन्होंने फिर एक जुडिशल कमीशन बना दिया था, जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस फाइज ईसा साहब कर रहे थे। तो वो चूंकि जो कमीशन होता है, चाहे वो जुडिशल हो या इंक्वायरी कमीशन हो, उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो शहादत इकट्ठी कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, हुकूमती इदारों को अपनी मामलत के लिए तलब कर सकते हैं। ये जो सहूलत है, ये 184(3) में जो है ये सुप्रीम कोर्ट को हासिल नहीं है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है तो ये भी है ना कि 184(3) के तहत जो 7 रुकनी बेंच बना है, जो बुध के रोज से समाअत का आगाज करने जा रहा होगा, ये कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकता है, या फिर इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो एडवाइजरी होगी? क्योंकि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने अपने खत के अंदर लिखा ना कि वो जो 6 जजेस डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो इंटिमिडेशन होती है, ये मेडलिंग होती है इदारों की, इसमें हमने इससे टैकल कैसे करना है, निमटना कैसे, हमारा रिस्पॉन्स जो बेफिटिंग रिस्पॉन्स है वो क्या होना चाहिए। तो क्या अब यहाँ पर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको ये बताएगी, रहनुमाई करेगी, गाइडेंस देगी कि आपको ये करना चाहिए, या फिर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है? एक अपेलेट जुरिस्डिक्शन है जो अपीलें सुनती है हाई कोर्ट के हर फैसले के खिलाफ। दूसरी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो सदर मुमलिकत उनको कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसके बारे में आइन और कानून मुबहिम हो, उसका क्वेश्चन भेजते हैं कि आप उसका आंसर करें। तो ये जो 184(3) की प्रोसीडिंग्स हैं, ये तो एक फैसला है इसके, और इस फैसले के खिलाफ जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत अपील भी एक प्रोवाइडेड अब कर दी गई है। तो इसलिए ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, ये बिल्कुल उसी तरह एक फैसला होगा जो सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट कोर्ट फैसला करती है अपनी एपेलेट जुरिस्डिक्शन में, और ये बाइंडिंग है जो है वो तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटीज के ऊपर।
तो इसका मतलब यह है कि जिनके ऊपर इल्जाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको भी तलब करेगी, उनको भी सुनना जरूरी होगा इस केस में, और फिर उन 6 जजेस को भी सुना जाएगा। देखिए, इन पे उनको नोटिस करना तो जरूरी है, उनका मौकफ जांचना भी जरूरी है, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट तहकीक में नहीं पढ़ सकती, एविडेंस कलेक्शन में नहीं पढ़ सकती। वो फिर लाजमी है, जैसे आपने देखा कि जो पनामा केस था उसमें भी 5 रुकनी बेंच ने 184(3) के तहत ही जुरिस्डिक्शन अस्यूम की थी, लेकिन जहां पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और शहादतों की कलेक्शन की बात थी या तहकीक की बात थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी और उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। उन तमाम की जांच करने के लिए उन्होंने तमाम लोगों को, उसमें जो एलिजेड मुल्जमान थे उनको भी, तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने, JIT ने इंक्वायर किया, उन्होंने उनकी बयानात रिकॉर्ड किए और उसके बाद उन्होंने मुफस्सल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी, जो कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेसिस पे उसको नैब को आगे ट्रांसफर कर दिया कि आप इस पे नैब ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई करें। तो मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ठीक है सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन अस्यूम कर सकती है, लेकिन जो तहकीक तलब और शहादत तलब जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। यानी अल्टीमेटली आप ये कह रहे हैं कि मामला कमीशन के ऊपर ही रुकेगा और अब ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तश्कील देगी। बिल्कुल, वो जुडिशियल इंक्वायरी भी इसकी करा सकती है और इसको कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत भी गवर्नमेंट भी इसको कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब का मौके भी सामने आया और वो तो ये भी कहते हैं कि कल साइफर केस की समाअत होने जा रही है और साइफर केस की समाअत में अगर वहाँ पर भी सज़ा मुअत्तल होती है तो बानी PTI इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। यानी ये चंद घंटे की दूरी पर है, साइफर केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर भी अगर यही होता है, वैसे तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने ये स्ट्रेस किया कि मेरिट्स के ऊपर अपीलें सुनी जाए, लेकिन अब जो अपील है उस पर फैसला ईद के बाद होगा। लेकिन सज़ा सस्पेंशन भी एक साय ऑफ रिलीफ ज़रूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बानी PTI इमरान खान के लिए और बुशरा बीबी के लिए। अब इसके बाद साइफर केस है, फिर इद्दत में निकाह केस है, लेकिन दिखाई ये देता है कि जिस अंदाज में, जिस भोंडे अंदाज में ट्रायल चलाया गया और जिस उजलत में ये कार्रवाई आगे बढ़ी है, अब ये केसेस जो अपील की सतह पर हैं वो ठहर नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली 2 ही ऑप्शंस बचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, या तो माफ़ कीजिएगा वो सज़ा ख़त्म कर दें या फिर इस केस को रिमांड बैक ट्रायल कोर्ट में कर दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो आज तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने जो वज़ीर आज़म के नाम ख़त लिखा जिसमें उन्होंने 1 मैन जो कमीशन है उसकी सरबराही से रिक्यूज़ कर दिया और उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो वफाकी काबीना के थे उन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो क्या ये अदम एतमाद है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का वफाकी हुकूमत की तरफ से बनाए गए कमीशन पर? मैं इस पर क्या सराही कर सकता हूँ, बेहतर राय तो जिलानी साहब खुद देंगे, लेकिन इस खत से एक अदलिया के अंदर खलफिशार पैदा हुआ है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो कि हम सरगोशियों में सुनते थे वो खुलकर सामने आए हैं। और जब भी जाहिर है एक ऐसा इदारा जिसके आम तौर पे अंदरूनी मामलात अवाम की नज़र में नहीं आते, अब भी एक ख़त की सूरत में आ गए हैं, तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। तो गालिबन जिलानी साहब ने वो कहते हैं डिस्क्रेशन इज़ बेटर पार्ट ऑफ वेलर, उन्होंने बेहतर ये समझा कि इस मामले से वो अपने आप को अलहदा ही रखें, लेकिन ज़ाहिर है बेहतर तोजी तो वही दे सकते हैं। नहीं, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो वफाकी काबीना की तरफ से अप्रूव किए गए, क्या वो बदनीयती पर मबनी थे? इससे तासुर तो ये मिलता है। जी नहीं, मैं बिल्कुल इससे जो है बल्कि बसाद एहतराम इख्तलाफ करूँगा। TORs भी जो काबीना के अरकान हैं या वज़ीर इत्तलाआत हैं उसका बेहतर दिफा कर सकते हैं, लेकिन इशू तो यही है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने एक अपने आला जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे एक राहबरी मांगी, उसमें गाइडेंस के अल्फाज हैं ख़त के अंदर कि हमें गाइड करें, तो उसका नतीजे में पहले तो आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस ने और सीनियर तरीन जज साहिबान ने उन्होंने यही समझा कि इसका कमीशन बनाकर इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अब जबकि कमीशन के जो सरबराह थे उन्होंने उससे जो है माजरत की है, तो आपको मालूम है फिर उसके बाद एक लार्जर बेंच बन गया है जो इस मामले को देखेगा और फिर ये मामला सिर्फ इन 6 जजों की जो शिकायत थी
जो कि अभी पूरी तरह वाज़े भी नहीं है, मुबहम है, उस तक तो महदूद नहीं रहेगा ना। फिर तो जो रेफरेंस भी उन्होंने दिया शौकत सिद्दीकी साहब के मामले का, तो फिर इसकी लपेट में मौजूदा भी और साबिका जो जस्टिस साहिबान हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, वो भी आएंगे। तो एक तवील मामला हमारे सामने आने लगा है, जिसमें किसी अक्लमंद ने कहा था कि दुआ सोच समझ के मांगे, कबूल ही ना हो जाए। तो अब जबकि सुओ मोटो लेकर दुआ कबूल हो गई है, तो जो हमारे फाजिल जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने बड़ी मुबहम सी बातें लिखी थी अपने खत में, अब उन्हें बाकायदा शवाहिद और सबूत के साथ इस लार्जर बेंच के सामने पेश होना होगा, तभी पेशरफ्त होगी। अब दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक ख्याल ये है कि जो 6 जजेस साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अगर वो इस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होते तो शायद मुश्किल होती। ये अंडर द पैटर्नेज ऑफ जस्टिस काजी फायज ईसा या सुपीरियर जुडिशरी है, तो शायद वो मुश्किल नहीं होगी। अब ये दो तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं। आपका क्या ख्याल है कि अब मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाएगी, खुद जजेस के ऊपर ओनस आ जाएगी? देखिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना डेकोरम, कि जो इदारों की एक वज़ेदारी थी वो तो पहले ही चिकनाचूर हो चुकी है। आपके नाजरीन को याद होगा कि काजी फायद ईसा ने एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपना केस का दिफा खुद किया था अपने साथी जजों के सामने। तो ये जो वज़ेदारी और डेकोरम है, ये बातें बहुत पीछे रह गई हैं। अब तो अगर हम जिसकी तवक्को कर सकते हैं वो ये है कि अगर तो ये जज साहिबान ठोस शवाहिद और सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो फिर जिसका उन्होंने खुद दावा किया है कि वो चाहते हैं कि अदलिया की खुद मुख्तारी हो, उसमें पेशरफ्त होगी। अगर वहाँ भी मुबहमी बातें रहेंगी, अगर अशखास का तयन नहीं किया जाएगा, जिस तरह एक मिसाल मौजूद है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बाकायदा नाम लेकर कहा था कि ये साहब मेरे पास आए थे, तो जिसकी उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। तो लिहाजा ये हम सब का ये कहना कि जी ठीक है, हम सब का पहला कयास जो है वो फाजिल जज साहिबान की गैर जानिबदारी और उनकी इंसाफ पसंदी पर ही है, लेकिन इस मुल्क में तो हर किस्म के साने हो चुके हैं। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, शौकत सिद्दीकी साहब के केस को आप रेफर कर रहे हैं, आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि वो लाइव नशर हुआ और जाहिर है सबने देखा कि उसमें ये सवाल हुआ था शौकत सिद्दीकी साहब से, उनके काउंसिल के से भी, कि आपका जो केस है वो महदूद है मराहत तक और पेंशन तक, या फिर आप चाहते हैं कि वो लोग फिर उनको बुलाना भी पड़ेगा, जिसमें जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम था। जनरल कमर जावेद बाजवा को तो क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन जनरल फैज़ हमीद से मुताल्लिक और फिर वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुई थ्रू ईमेल्स और ये सारा मामला था, तो उस वक्त भी इंक्वायरी तो डिमांड कर रहे थे शौकत सिद्दीकी साहब भी और उनके वकील भी, लेकिन वो इंक्वायरी हुई नहीं थी और ये मामला भी जस्टिस काजी फायद ईसा की कोर्ट में था। देखिए, बहुत सारे भारी जिम्मेदारी के केसेस जो हैं वो बार बार अदलिया में जा रहे हैं, और इसीलिए शायद अदलिया ने बेहतर समझा कि पहले के कमीशन के जरिए ही इसको प्रोसीड किया जाए। हमें ये याद रखना है कि शौकत सिद्दीकी साहब को भी उस वक्त की जो अदलिया थी उसके आला तरीन जज साहिबान ने अपनी मुलाजमत से सुपुर्दोश किया था, मिसकॉन्डक्ट के ऊपर डिसमिस किया गया था। तो वो भी जज साहिबान थे और उतने ही मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ थे जितने आज के जज साहिबान हैं। तो लिहाजा अब उनका जो असल कॉन्डक्ट है वही गाइडेंस होगा। और मेरी जो है, अगर मैं अपनी ज़ाती राय यहाँ दे सकूँ, जिसका पार्टी या उससे गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है, कि इस सारे मामले में जहाँ अदलिया की खुद मुख्तारी का मामला है, इदारों की खुद मुख्तारी का मामला है, हमारे पास इससे कई ज़्यादा मजबूत बुनियाद जो है वो जस्टिस काजी फायद ईसा का दिया गया फैज़ाबाद धरना केस का फैसला है। वो ज़्यादा ठोस है और उसकी जो सिफारिशात हैं उस पर अगर अमल होगा तो वो नस्बुलैन जो हम सब हासिल करना चाहते हैं वो करीब वो आ जाएगा। सर, धरना कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई, अमल दरामद कराना किसने है? जी, तो हुकूमत ने कहा है कि जो उसकी सिफारिशात है उसके मुताबिक हम कानून साजी करेंगे। लेकिन ये जो 6 जस्टिस साहिबान ने खत लिख कर इस सारे मामले को अवाम की नज़र कर दिया है, तो फिर जाहिर है जब आप पब्लिक में जाते हैं तो फिर सिर्फ हमायत में आवाज़ें तो नहीं उठती, फिर उसके ऊपर एतराज़ात और इल्ज़ामात और तमाम माजी के जो इशूज़ हैं वो सब कंगाले जाएंगे। तो ये अदलिया का पूरी तरह जो है वो, बल्कि अगर मैं फैज़ अहमद फैज़ को कोट कर सकूं कि बहार आई है और नए सिरे से खुले हैं हिसाब सारे। लेकिन देखिए, जब आपने कहा कि मामला पब्लिक डोमेन में है, एतराज़ात भी होते हैं, इल्ज़ामात भी होते हैं, तो आज की हुकूमत
क्या उन एतराज़ात और इल्ज़ामात के साथ खड़ी होगी, या फिर जब आप ऑपोजिशन में थे, जस्टिस शौकत सिद्दीकी अपना मुकदमा लड़ रहे थे, तो आप कहते थे कि शौकत सिद्दीकी साहब जिन पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उनको इंसाफ के कटहरे में आना चाहिए और करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। तो शौकत सिद्दीकी साहब के साथ खड़े हुए थे, तो क्या इन 6 जजेस के साथ भी उसी तरह से खड़े होंगे जैसे उनके साथ खड़े थे आप? देखिए ना, यही जो आज रिटायर्ड जस्टिस बड़े मोअज़्ज़ज़ तसद्दुक़ जलानी साहब, उन्होंने जो माजरत की है, उसके बाद फिर ये मामला एक दफ़ा फिर अदलिया के कोर्ट में चला गया है। एक बेहतर समझा गया कि इसको हुकूमती कमीशन के ज़रिए हैंडल किया जाए, लेकिन अब तो फिर जब जो फाजिल अदालत है वो उस पर अपनी राय फैसले की सूरत में देगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, हमने देखा कि जस्टिस काजी फायजीसा की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के साथ होगी, अटॉर्नी जनरल और उस पर वज़ीर कानून भी मौजूद थे, उधर से सीनियर प्यूरी जज थे, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मौजूद थी। एक बड़ी खुशगवार मुलाकात, उसके बाद कंसेंसस हुआ। क्या अब ये जो सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की गई है, इसमें एग्जेक्टिव और जुडिशरी सेम पेज पर नहीं है? जी नहीं, देखिए, सो मोटो लेने में तो एग्जेक्टिव का कोई रोल नहीं है। एग्जेक्टिव का रोल तो तभी था कि जब पहली जो इंस्टेंस जिसे कहते हैं, जब इस केस का नोटिस लिया गया कि एक कमीशन बना दिया जाए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत। अब जबकि मामला मुकम्मल तौर पर अदालत में है, तो जो एग्जेक्टिव ब्रांच है वो तो अदालत की मुआवनत करेगी सारे मामले में, तो वो अब हमारे सामने है। और इशू यही है कि जब इस किस्म की एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड दरख्वास्त अदालत के सामने आ गई है, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस में बहुत सारे एक्शन ऐसे हैं जो इंतजामिया ने लेने हैं, जो फिर मुकन्नना ने भी लेने हैं अगर लेजिस्लेशन होनी है। तो ये एक तवील मामला हमारे सामने है, और मैं तो दुआ ही कर सकता हूं कि इसके नतीजे में पाकिस्तान में जो एक हमारा नस्ब लैन है कि अल्लाह ताला के बाद इस ममलिकत में जो इक़्तिदार आला है वो मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, हम उसके करीब पहुंचें। सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, अब आपने मुकर्रना की बात की है, तो ऐसी लेजिस्लेशन की बात भी हो रही है अब जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है, तो हुकूमत एज अ होल ये सोच रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल कर दी जाए, क्योंकि खबर है, मैं इसलिए आपसे ये कंफर्मेशन चाहता हूं। मैंने भी उसी तरह आपने एक अफवाह सुनी है, अब अफवाहें भी खबर का दर्जा जो है ना वो भेस बदल कर आ जाती हैं। तो ये कि अभी तक तो ये अफवाह ही, अभी कुछ सीरियस कोई इस पे टेक्स्ट जो है कोई इस वक्त सामने नहीं होना चाहिए। सर जी, इसमें भी अदलिया की जो कंसेंट है और उनका मशवरा है वो लेना होगा। एक निज़ाम राइज है जो कि अदलिया ने ही का एक सिस्टम राइज किया था, लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, एक साबिक मुंतखब नुमाइंदा जो तवील अरसे तक पार्लियामान में था, कि पार्लियामान का एक बड़ा संजीदा रोल है कानून साजी में अदलिया के बारे में भी। तो यहाँ फिर अदलिया की जो खुद मुख्तारी है वो अपना एक अलहदा समझने के सब्जेक्ट है, लेकिन जिन रूल्स के अंडर अदलिया ने ऑपरेट करना है वो पार्लियामान का खास इस्तेहकाक है। तो लिहाजा पार्लियामान को भी इस मामले को देखना है कि अगर हजारों लाखों केसेस पेंडिंग हैं और जो क्वालिटी ऑफ द जस्टिसिएशन यानी इंसाफ करने का जो मयार है क्या वो दुरुस्त है, तो वो तो फिर मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अवाम के बिहाफ पर उसको यकीनी बनाए और अदलिया के साथ मुसावरत के साथ बात करें या जिस तरह भी आगे बढ़ें, लेकिन भारत पार्लियामान का एक बड़ा संजीदा रोल है सारे। सर वेरी क्विकली, ऐसा कानून बनना चाहिए? जी नहीं, मैं जाती तौर पे तो नहीं समझता कि इसकी कोई स्पेसिफिक वजह है, और अगर कोई वजूहात हैं तो अगर बनेगी तो सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेट इलेक्शन कल होने जा रहा है। इस सेनेट इलेक्शन में जहां हुकूमती इत्तेहाद 2/3 नशस्तें हासिल करने के लिए नजरें मरकूज किए हुए है, वहीं पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब भी सेनेट में अक्सरियती जमात बनने के लिए कुछ ना कुछ गेम और कुछ ना कुछ जोर जरूर लगा रही है। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद भी अभी तक केपी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया। मखसूस अरकान के हल्फ ना लेने से तहरीक इंसाफ पोजीशन में आ चुकी है कि वो कल सेनेट में केपी के 11 नशस्तों में से 10 नशस्तें हासिल कर ले, लेकिन इस दौरान एक खदशा ये भी मौजूद है कि कहीं इलेक्शन कमीशन सिर्फ केपी के की हद तक इलेक्शन मुलतवी न कर दे। आज इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इजलास का शेड्यूल जारी किया है, इसमें तो अब तक ये बात सामने नहीं आई कि
कि ऐसा करना इलेक्शन कमीशन की सवाबदी कि वो कोई सस्पेंड किया जाए, मुअत्तल किया जाए केपी की हद तक कोई इलेक्शन कमीशन की सवाबदी सेनेट इलेक्शन से कबल किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं। अब हल्फ नहीं लिया गया मखसूस नशस्तों के ऊपर, इसका फ़ायदा सुन्नी तहात काउंसिल को होगा और अल्टीमेटली जो 2 तिहाई अक्सरियत का ख्वाब है हुकूमत का वो चकनाचूर भी हो सकता है।